अब देखिए, ये तो एक छोटी तस्वीर है जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो एक विश्वविद्यालय है, वहाँ बच्चे पढ़ने गए, वहाँ एक छोटी सी घटना ये हुई। उस छोटी घटना का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य आप देख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय राजनीति में होगा, लेकिन इसको थोड़ा और बड़े राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए। तो अब क्या है, पूरी पूरी पिक्चर जो है, अगर उसको आप देखिए तो पूरी पिक्चर जो है वो 80 और 20 में बटी हुई है। 2024 के लिए बीजेपी को अपना 80% कंसोलिडेट करना है। वो अगर बिखरा, और उस 80% को कंसोलिडेट करने के लिए उनके पास चूंकि अब और कोई विकल्प नहीं बचा है, तो अब एक विकल्प यही है कि एक रेटरिक सेट किया जाए, एक नया विमर्श प्रस्तुत कर दिया जाए कि भाई अब आगे के समय में मुसलमान बनाम हिंदू, मुसलमान बनाम हिंदू, मुसलमान बनाम हिंदू, या छद्म राष्ट्रवाद बनाम शुद्ध राष्ट्रवाद, अब इसको दोनों में से जिस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें। अब आता हूं छोटी घटना पर, यानी कि अब जो उस दिन वहां हुआ है, जो जेएनयू में घटना घटी है, वहां आते हैं। तो वहां क्या था? वहां ये था कि वो एक तरीके से बहुत बड़ा गढ़ था जिसको बीजेपी किसी भी हालत में, वो एक किला था जिसको फतेह करना चाहती थी बौद्धिक संपदा के रूप में। और वहां अपनी पकड़, अपनी जकड़, अपना स्थान और अपनी पैठ, तीनों चीज बनाना था उन्हें। तो उन्होंने धीरे 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 उस घटना के साथ ही उन्होंने शुरू किया कि नहीं ठीक है, यहाँ पर भी हमारा एक विंग होना चाहिए। एबीवीपी का कोई अस्तित्व नहीं था जेएनयू में कुछ सालों पहले तक। अब धीरे 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 एबीवीपी अस्तित्व में आया है, और अस्तित्व में आने के साथ ही बड़ी चीज क्या हुई है कि अब वो मुखर रूप से एक संघर्षशील संगठन बन गया है वहां पे। जो आयसा और तमाम अन्य जो प्रगतिवादी संगठन कह लें, वामपंथी संगठन कह लें, या अन्य विचारधारा के संगठन थे, उनको टक्कर दे रहा है। और टक्कर संघर्ष से ही होता है, संघर्ष हो रहा है। तो ये उस संघर्ष की एक आप कह लें कि उसकी एक अभिव्यक्ति थी, या आप ये कह लें कि ये एक उसकी झलक थी, या उसकी एक छोटी सी घटना थी, जो भी कह लें। पर ये तो है कि अब ये तो संघर्ष शुरू हो चुका है। विचारों का मान ले तो विचारों का, धर्म का मान ले तो धर्म का, वर्ग का मान ले तो वर्गों के बीच में संघर्ष तो प्रारंभ हो गया। और इसको आप नकार नहीं सकते, इसको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम आंख बंद कर लें और जिराफ की तरह गर्दन अपनी जो है रेत में गाड़ लें और वास्तविकता हमारे आंखों के सामने से हट जाए। नहीं, ये होना है, हो रहा है, होगा। ये उनका एजेंडा है, वो करेंगे। और क्यों ना करें? वोट के लिए दलितों को, इनको उनको, पिछड़ों को, अगड़ों को, मुसलमान को, हिंदू को, इनको उनको बांटा गया। स्वस्थ राजनीति तो कभी इस देश में नहीं हुई। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एक स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए कि हम विचार पर, कार्यशैली पर, लोगों के प्रोग्रेसिव आइडियाज जी पर, सर। आइडियोलॉजी पर वोट करें, वो तो हमने कभी नहीं किया। और ना ही अभी आगे के कुछ एक आध दशक तक हम लोग कर पाएंगे। तो अब ये चीजें हैं, उसको अगर आप, पहले भी लोगों ने उसको हथियार बनाया है, अब बीजेपी उसको हथियार बना रही है। हो वही रहा है, नया कुछ नहीं है। ये ओल्ड वाइन इन द सेम बॉटल, या आप यूं कह लीजिए कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। मुझे एक राहत इंदौरी साहब का नाम मेंशन किया, तो मुझे एक शेर याद नाजिल आ गया। मैं अभी सबको जो है वो पेश करता हूँ, उसको सुनिए। फिर उसके बाद ऑन अ लाइटर नोट कबीरदास जी की एक दोहे की पंक्तियां भी याद आ गई, जो अभी इस पूरी जी चर्चा में बहुत प्रासंगिक होगी। तो वो शेर कुछ यूं है कि ये है हिंदू, वो मुसलमान, वो ईसाई, वो यहूद, इस पे ये पाबंदियां और उस पे ये कयूद, कदरे इंसानी पे कितने जल्मो जहल बरसाती हुई, झंडियां कितनी नजर आती हैं लहराती हुई। तो मेरे समझ से एक इस शेर में बहुत कुछ कह गया जो कहना था। जी अब बाकी चीजें तो हम ये है कि छोटी 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 चीजों को हम बांटते रहेंगे। कभी गोश्त मुद्दा है, कभी अजान मुद्दा है, कभी हिजाब मुद्दा है। तो अब कबीरदास जी दोनों पक्षों को, दोनों धर्मों के
लोग उनको मानते थे, उन्होंने तो बड़े आराम से सीधा सीधा कहा था कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे भरा भया खुदाए। तो उनको तो दोनों ही मानते थे। तो हम उस धर्म की फिलॉसफी पर वहां जाके चीजों को नहीं सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा मजहब खतरे में है, हमारा लाउड स्पीकर खतरे में है तो हमारे कपड़े खतरे में है, हमारा खाना खतरे में है तो हमको गोश्त खिला के भ्रष्ट कर दिया जाएगा। कहाँ चले जा रहे हैं हम? 16वीं सदी में उन लोगों ने ये चीजें सोची, 16वीं सदी में उन्होंने लिखी, अपने अपने धर्म के जो भी इस तरीके के फैनाटिक लोग थे उनको कहा कि नहीं, बंद करो, ये सब बकवास है, ये मत करो। अपने धर्म को अपने घर के अंदर रखो, अपने आचरण में रखो, अपने शरीर में रखो, अपने मन में रखो, सड़क पे मत लेके आओ, सड़क पे लाने की जरूरत नहीं है। मैं भी घर में पूजा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लगातार करता हूँ, नवरात्र भी मनाता हूँ, हवन भी करता हूँ, लेकिन मेरे घर की देहरी के अंदर, घर की देहरी के बाहर नहीं जाता वो कि मैं झंडी लेके घूमता फिरूं सड़क पर, लाउड स्पीकर लगा के घर में अगर मैं पूजा कर रहा हूं तो उसको लाउड स्पीकर लगा के पूरे मोहल्ले को, पूरे एरिया को, पूरे कॉलोनी को सुनवाता फिरूं। वो चीजें नहीं है, उनको पहले आप खत्म कीजिए। और दूसरी चीज, ये जो पूरी नैरेटिव सेट की जा रही है, ये नैरेटिव एक तरीके से हम लोगों को बहुत बुरी तरह से भटका रही है उन मौलिक मुद्दों पर। पहली चीज समझ लीजिए, भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा हुआ है। महंगाई इन लोगों से रुक नहीं रही है, समस्याएं विकराल हो गई हैं। और आप पाकिस्तान और श्रीलंका को मत देखिए, भारत भी अभी उसी खड्डे में गिरा हुआ है। यह है कि आपने उसको ऊपर से लीप पोत के खड़ा कर दिया है। अब आप लोगों के ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे ला दे रहे हैं। आप पेट्रोल की कीमत पर चर्चा नहीं करेंगे, आप लोगों की जेब कट रही है आज की तारीख में उन पेट्रोल और गैस की कीमतों से जो उनके लिए रोज के लिए भारी है, और करोड़ों रुपए जा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है साहब? ये मांस खाने को, पूजा करने को, धर्म को, लाउड स्पीकर को, अजान को, हिजाब को, क्या ये आप लोग, मतलब कहाँ हम चले जा रहे हैं हम? मैं तो देख रहा हूँ कि जेएनयू के पढ़े लिखे लोग भी हैं, रिजवान साहब भी हैं, तमाम लोग हैं। हम किस परिदृश्य पर, किस संदर्भ पर चर्चा कर रहे हैं? मतलब ये तो हमारा आज के विषय को होना ही नहीं चाहिए था कि हम इन चीजों पर चर्चा करें। अरे उनको कहते, कान पकड़ते उन सारे बच्चों का, उनको कहते कि अगर हवन करना है अपने घर में जाके करो, और तुमको मांस खाना है कैंटीन में जाके बैठो खाओ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।